हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में पॉलिटी के मैंने आपके साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें आर्टिकल क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं। तो उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका फंडामेंटल राइट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंडियन पॉलिटी में, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आपका आता है। तो फंडामेंटल राइट स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं कि ये कहाँ से कौन से पार्ट से बिलोंग करता है और कहाँ पे ये है कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी कंट्री से लिया गया है, कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं। इन सबको हम क्वेश्चंस की हेल्प से कवर करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ ऐड करनी होती है तो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि हमारे टोटल 25 पार्ट्स हैं एट प्रेजेंट। स्टार्टिंग में कितने थे आपको समझाया था, दैट इज 22 पार्ट्स थे। अभी कितने हैं? 25 पार्ट्स हैं। तो जो हमारा पार्ट 1 है वो आपका डील करता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था। मैंने आप लोगों से पूछा था कि प्रेजेंट में कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं। पार्ट 2 जो है इसका वो आपका बिलोंग करता है सिटीजनशिप से। तो मैंने आपको सिटीजनशिप के बारे में कंसेप्ट भी बताया था कि इंडिया में कैसे सिटीजनशिप चलती है, हमारी सिंगल सिटीजनशिप चलती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पार्ट 3 है ये है आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसी के हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फंडामेंटल राइट क्या होता है और इसमें क्या क्या आपके आर्टिकल्स कवर होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? देखिए, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम दी। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑल चीजें जितनी भी ऐड करी गई हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है। आपको समझाया था। तो बोरोड का मतलब क्या है? अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें ऐड करी गई हैं। तो यहाँ पे बताया है ऑप्शंस, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट ऑफ 1935। तो आप लोग ट्राई करिए एक बार सोच के आंसर देने का कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिससे हमने ये चीजें ली होंगी। तो हमने हर एक कंट्री से कुछ ना कुछ लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 2, दैट इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। इन फ्यूचर अगर हमारे एग्जाम में और चीजें आती हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने और क्या चीजें ली है, तो देखो क्या क्या ध्यान रखना है। फंडामेंटल राइट के अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वो भी हमने यूएस से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो देखो इम्पीचमेंट का जो मतलब है ना वो क्या होता है? रिमूवल। रिमूवल का मतलब क्या होता है? किसी को उसके पद से हटाना। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। ये भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। ठीक है, अगला है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो जितने हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी हमारे वहां पे बैठते हैं, उनके रिमूवल के लिए हमने जो प्रोसेस है वो भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, अगली बात है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सबसे सुप्रीम आपके कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट के नीचे आपके कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो जो ये वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये सब चीजें हमने अपार्ट फ्रॉम दी फंडामेंटल राइट, ये सारी चीजें हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है। अगर कोई क्वेश्चन आता है इन फ्यूचर एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी हमने कहाँ से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। तो 1950 में कह रहा है कि कितने आपके फंडामेंटल राइट्स थे। तो 1950 वो डे था जिस दिन से हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आपका लागू हुआ था। तो उसके बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए। आज प्रेजेंट में 24 ईयर चल रहा है। तो 1947 से लेकर अभी तक, 50 से लेकर अभी तक उसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहले आपके टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। अब उसमें से एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया है। नाउ आपके कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। नाउ ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। उससे पहले एक बार समझिए कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, किसको कहते हैं हम फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट ना आपके एक ह्यूमन के बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं। मतलब आपको जो अपनी लाइफ को जीने के लिए चाहिए ना, बेसिक नीड्स, बेसिक जरूरतें। जब हम गुलाम हुआ करते थे ना अंग्रेजों के, तो हमारे पास ये सब बेसिक नीड्स भी नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास ये सब चीजें हैं।
तो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि कहाँ लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके गारंटेड देते हैं सारे इंडियन सिटीजन को, मतलब इंडियन सिटीजन को सारे हर एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है ये अप्लाइड होते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है किसी भी बेसिस पे, ना उसके रेस के बेसिस पे किसी भी पर्सन के, ना रिलीजन, ना जेंडर, ना एक्सेट्रा, ठीक है। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। आपने अगर इंडियन हिस्ट्री थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देखा होगा तो वहाँ पर जाति के बेसिस पे बहुत भेदभाव होता था। इवन उनको पानी का टैंक टच नहीं करने दिया जाता था, उस पानी को अनप्योर मान लेते थे। तो ये सब बहुत ज़्यादा उस समय डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये सब चीज़ें आपकी फंडामेंटल राइट्स ने हटा दी हैं। आप किसी भी पर्सन को उसके किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इवन आपने पहले हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो बाहर जाके जॉब करें, तो अब आप उस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, जेंडर बेसिस पे भी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फोर्सेबल होते हैं आपके कोर्ट के द्वारा। मतलब आपसे अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट छीन रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, सब्जेक्ट टू दी सर्टेन कंडीशन। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसको लेकर डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। अगर आप डायरेक्टली हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट विल आस्क कि आप हमारे पास क्यों नहीं आए, है ना। तो पहले सबसे पहले हाई कोर्ट, देन आप सुप्रीम कोर्ट। बट ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी आप हाई कोर्ट जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि ये कैसे होते हैं आपके, ठीक। अब देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं हम लोग। फंडामेंटल राइट्स आपके कवर होते हैं फ्रॉम दी आर्टिकल नंबर 12 to 35, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी। ये आपका कहाँ से कहाँ तक आता है, ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब होता है आपका समानता, यानी कि आप किसी भी पर्सन को किसी भी तरह से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले आपने देखा होगा आम प्रजा और राजा में डिफरेंस करने के लिए ना टाइटल लगा देते थे, राजा, महाराजा, धीराजा। अब वो टाइटल लगाना अलाउड नहीं है। आप नॉर्मल सिटीजन्स पे रह रहे हो तो आप नॉर्मल तरह से रहोगे। डिस्क्रिमिनेशन वाली सारी चीजें हटा दी गई हैं जहां पर समानता का लेवल नहीं आता है। अब आप टाइटल लगा सकते हो एक्सेप्ट मिलिट्री और किसमें, आपका एजुकेशन में। फॉर एन एग्जाम्पल, आप पीएचडी होल्डर हैं तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, तो मिलिट्री और इसमें आपका अलाउड है। एक्सेप्ट बाकी सब में आप अपना टाइटल नहीं लगा सकते। इवन आप पद्म भूषण, पद्मश्री भी रिकॉग्नाइज हो तो आप अपने नाम के आगे पद्म भूषण शर्मा या ऐसे कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अगला है राइट टू फ्रीडम। तो फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आजादी। आज आपके पास आजादी है कि आप जहां चाहें आप वहां रह सकते हैं, आप जिस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं उस तरह की लाइफ जी सकते हैं। तो ये आर्टिकल हमारे कवर होते हैं 19 to 22, ठीक है। अगला हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का हिंदी में मतलब क्या होता है, शोषण। शोषण का मतलब क्या है, आप किसी भी पर्सन से शोषण, किसी भी पर्सन का शोषण नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप उससे मिनिमम वेजेस पे काम करा रहे हो, आप उसको जितना काम करा रहे हो आप उतना पैसा उसको दोगे। जैसे बंधुआ मजदूर वाला कंसेप्ट होता था ना पहले, वो चीज नहीं है। आप अगर किसी के ऋणी नहीं हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपने लिए काम कर सकते हो। एक्सप्लॉयटेशन कहीं पे भी आपको होता दिखे, कोई आपको शोषण कर रहा है, तो आप डायरेक्टली अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हो, ठीक है। अगला राइट है यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या मतलब है, रिलीजन का मतलब है आप अपने अकॉर्डिंग जो रिलीजन आप चाहते हो आप वो रिलीजन चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आपको हिंदुइज्म लेना है, क्रिश्चियज्म लेना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको जो रिलीजन सही लगता है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन राइट। देखो ये राइट क्या कहता है कि फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, आप अपने कल्चर को प्रोपोगेट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहते हैं या आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपके पास राइट्स हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला है देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या होता है, देखो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, इसी आर्टिकल को BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। क्यों बोला था, देखो ये जो फंडामेंटल राइट है ये आपका सारे रेस्ट फंडामेंटल राइट को आपका प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। इसीलिए इस आर्टिकल को हम लोग कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द BR अम्बेडकर, आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। चलिए, तो ओरिजिनली देयर वर कितने फंडामेंटल राइट्स थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 7th राइट कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी को आपका हटा दिया गया है, ठीक है।
चलिए तो बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। तो राइट टू प्रॉपर्टी आपका डिलीट कर दिया गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट से। कैसे? बाय द 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1948। तो मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज आपकी ऐड करनी हो या हटाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, अमेंडमेंट उसमें करते हैं। तो फंडामेंटल राइट आपका इस एक्ट के थ्रू हटा दिया गया। अगर ये हटा दिया गया है तो प्रेजेंट में कहां पर है, ये चीज ध्यान में रखना। प्रेजेंट में कहां पर है? प्रेजेंट में ये आपका एक लीगल राइट है, ये ध्यान रखना, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। प्रेजेंट में ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 300 के सब क्लॉज ए में, यहां पर इसको इंसर्ट कर दिया गया है। तो नाउ पहले 7 थे तो लीगल राइट इसको बना दिया, तो अब कितने हो गए एट प्रेजेंट? 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए। क्लियर? कहां से कहां तक आएंगे? आर्टिकल नंबर 12 to 35। और ये राइट आपका प्रेजेंट में कहां पर है, लीगल राइट, और कहां पे आएगा? आर्टिकल नंबर 300 का ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला। देखो अगला आर्टिकल क्वेश्चन आपका है, द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, विच फंडामेंटल राइट इज दिस। अभी मैंने आपको टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स बताए, तो बताओ ये फंडामेंटल राइट कौन सा है जहां पर गवर्नमेंट किसी भी बेसिस पे आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। आप आंसर दीजिए। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, कल्चर और एजुकेशन राइट है, या मोर देन अबव इसमें करेक्ट है। बताइए एक बार क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अभी जस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, कौन सा है बताइए। किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। यस, इक्वालिटी समझ में आ रहा है, समानता, हिंदी देख लीजिए ना, समानता, तो हमें समानता की तो बात कर रहे हैं ना हम लोग, फ्रीडम आजादी की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। तो आंसर इज राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, जो मैंने अभी आपको बताया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आर्टिकल नंबर इज 32। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये है हमारा राइट टू इक्वालिटी, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रही थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, which fundamental rights were deleted from the 44 Amendment Act 1978 from the list of fundamental right। अभी आपको बताया ना कि टोटल पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब आपके 6 हो गए हैं, तो कौन सा फंडामेंटल राइट डिलीट करा गया बताइए। अभी आज के सेशन में ही आपको बताया है, एक्सप्लॉयटेशन, प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या मोर देन अबव इज करेक्ट। बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। यस यस, आंसर देने की कोशिश करिए, सोचिए कौन सा इसमें करेक्ट होगा। अभी बताया आपको मैंने, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको अब हटा दिया है, ये अब क्या है आपका, ये आपका एक लीगल राइट है, और कहां पर है? आर्टिकल नंबर 300 के ए में इसको इंसर्ट किया गया है। ठीक, चलिए तो 44th अमेंडमेंट एक्ट से जिसको रिमूव किया था वो क्या था आपका? राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। न्यू आर्टिकल आपका इंसर्ट करा गया 300 का ए, जिसका टाइटल क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। तो 44 अमेंडमेंट एक्ट, अब ये क्या है आपका? लीगल राइट है। तो इतनी ही चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अंडर विच फंडामेंटल राइट हैज द पार्लियामेंट इनेक्टेड अ लॉ गिविंग द राइट टू एनफोर्समेंट ऑफ सिटीजन। ऑप्शंस हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, मोर देन अबव इज करेक्ट। बताइए, सोचिए, आपको बताया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप अपने अकॉर्डिंग रिलीजन ले सकते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन आपके पास है, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी आपके पास है। तो सोच के बताइए, एक बार क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा है, देन उसके ऑप्शंस को देखिए एक बार, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ट्राई करिए आंसर देने का, आंसर आपके सामने है। जब तक आप अपने ब्रेन को यूज नहीं करेंगे, पीछे की चीजों को इंटरलिंक नहीं करेंगे, तो फिर बार बार आपको चीजें मगअप करनी पड़ेंगी। तो उससे बेटर है कि आप एक कनेक्शन बनाइए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, देखते हैं हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपके पास राइट है कि आप जान सकते हैं, अधिकार है। ठीक है, ये आपका इंक्लूड करा गया है आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लॉज 1। ये ध्यान रखना, आर्टिकल 19 जो है हमारा, उसका सब क्लॉज 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज ऐड करी गई है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है आपका, ये एक इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट है। आरटीआई जो है ये आपका इम्प्लिसिट होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए, आपके पास बोलने का अधिकार भी है। ठीक है, तो वो कहाँ से मिलता है? इसी से मिलता है, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर हमारे 6 सब क्लॉज भी हैं।
जो आपका इम्प्लाइड करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, वन डज नॉट नो द फैक्ट, वन कैन नॉट स्पीक फ्रीली। ठीक है, अगर आपको कोई फैक्ट्स पॉइंट नहीं पता है तो आप फ्रीली नहीं बोल सकते हैं। दस वी कैन कंक्लूड दैट द अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन, थॉट एंड एक्सप्रेशन, पार्लियामेंट ने क्या किया है, इनेक्ट किया है अ लॉ गिविंग पावर टू द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स। क्लियर हो रहा है किस पावर के अंदर, किसके अंदर आपको ये पावर मिली है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। देखो अगला है आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। तो आर्टिकल 19 आपका कौन सा राइट इंक्लूड करता है बताइए। अभी आपको बताया है मैंने, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। बताइए सोच के, 1 मिनट का टाइम सोचिए कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपका आर्टिकल नंबर 19 में आता है। अभी आपको समझाया कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज आर्टिकल नंबर 32। एक्सप्लॉयटेशन अभी आपको बताया 23 से 24 के बीच में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको समझाया, तो आर्टिकल नंबर 19 किसके अंदर आएगा। अब आंसर दीजिए आप खुद से, अब तो 2 ऑप्शंस लेफ्ट है। चलिए डिस्कस करते हैं। किससे डील करता है, 6 फंडामेंटल राइट से डील करता है। ये कौन कौन से हैं देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ गया फर्स्ट वन ही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो और बाकी भी देख लेते हैं। आप इसको बस एक वर्ड में याद रखना है आपको, ठीक है। मैं आपको एक वर्ड में बताती हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फ्रीडम, इसके अंदर जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद है आपका असेंबल, अभी समझाऊंगी क्या है इनका मतलब। उसके बाद है आपका एसोसिएशन, उसके बाद आपका आता है फ्रीली मूव। ये वर्ड पे बस ध्यान दीजिए, रेस्ट आपके नहीं है, रिसाइड। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन। देखिए इसमें क्या है, फ्रीडम, मतलब फ्रीडम का मतलब क्या है, आप जहां चाहें आप वहां घूम सकते हैं, आप वहां रह सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह में ही रहना है या पर्टिकुलर जगह में ही वो करना है। आपके पास राइट्स हैं फ्रीडम के, ठीक है। असेंबल का मतलब क्या है, आप किसी भी प्लेस पे ना असेंबल हो सकते हैं विदाउट किसी एम के, ठीक है। पहले जैसे क्या होता था कि आपने रॉलेट एक्ट पढ़ा होगा, इजाजत से ज्यादा आज भी धारा एक जब लगती है तब भी क्या होता है, 3 से ज्यादा लोग असेंबल नहीं हो सकते, वो एक्सेप्शनल केस होता है। अदरवाइज आप कहीं पे भी असेंबल भी हो सकते हो, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब क्या है, आप कुछ ग्रुप्स को लेके कुछ एसोसिएशंस बना सकते हो जो आपके लिए यूजफुल हैं, आपको सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद फ्रीली मूव का मतलब क्या है, आप पूरे इंडिया की टेरिटरी में जहां चाहें आप वहां फ्रीली मूव कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको साउथ इंडिया में जाके रहना है, आप वहां जाके भी रह सकते हैं, पूरे इंडिया में आप मूव कर सकते हैं। एक्सेप्ट आज से पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट था जम्मू एंड कश्मीर से, उस समय ये कश्मीर में अलाउ नहीं था कि आप वहां पे प्रॉपर्टी नहीं कर सकते आउटसाइडर। बट नाउ जब से हमारा 2019 में इसको एबॉलिश कर दिया गया, तब से हमारा आर्टिकल 370 को, उस दिन के बाद से हमारा क्या है, फ्रीली आप कहीं भी मूव कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, इसका मतलब क्या है, आप जो प्रोफेशन चाहे आप वो प्रोफेशन ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आपको जो प्रोफेशन सही लग रहा है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है, आर्टिकल 21 का ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू, किसको देता है, वर्क, प्राइवेसी, इक्वालिटी और एजुकेशन। बताइए कौन सा है ये, राइट टू इक्वालिटी। मैंने अभी आपको बताया 21 का ए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। 21 का ए सोचिए, वर्क है, प्राइवेसी है, इक्वालिटी तो अभी आपको मैंने बताया है ना, तो इक्वालिटी का आर्टिकल तो मैंने जस्ट आपके साथ अभी डिस्कस किया है। एजुकेशन, प्राइवेसी या फिर वर्क, बताइए 1 मिनट टाइम है आपके पास। यस, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो इसका आपका आएगा राइट टू आरटीआई। देखो आर्टिकल नंबर 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपका प्रोवाइड करता है राइट टू एजुकेशन। तो आपको ध्यान रखना है एजुकेशन, बस आपको इससे ये ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर जो आपका 21 का ए है, ये आपका किससे डील करता है, राइट टू एजुकेशन। ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पे बाकी चीजें बताई गई हैं। एक चीज और ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ये आपका इंसर्ट करा गया था आर्टिकल नंबर 21 का ए। तो दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 21 का ए कैसे इंसर्ट किया गया था, राइट टू
ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है इसके बारे में ध्यान रखना। राइट टू इक्वल, ये किससे बिलोंग करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, ठीक है। राइट टू एजुकेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, राइट टू एजुकेशन ये आपका आया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, तो ध्यान रखना 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, इसके थ्रू ये आपका ऐड करा गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। किसी में भी जहाँ पर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होता है उसको ध्यान में रखना है। तो राइट टू एजुकेशन आपको समझ आ गया होगा कहाँ से ऐड किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। हाउ मेनी आर्टिकल्स कम अंडर दी राइट टू इक्वालिटी। देखो राइट टू इक्वालिटी के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं ये पूछ रहा है। 2 आते हैं, 3 आते हैं, 5 आते हैं या फिर 4 आते हैं, टोटल कितने आपके आर्टिकल आते हैं ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ पर आपको एक एक चीज कवर हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, 16, 17 और 18 ये आते हैं आपके सारे के सारे राइट टू इक्वालिटी के अंदर। एक बार आप ध्यान से यहाँ पर नोटिस करिए, कुछ चीजों को आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्टेट, आर्टिकल नंबर 14 बात करता है आपका, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी। मतलब आपका टेरिटरी के अंदर आप किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, इक्वल प्रोटेक्शन आपको दिया जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है अगेंस्ट सिटीजन किसी भी ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, किसी भी ग्राउंड पे, ठीक है। आर्टिकल 16 आपका कहता है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन मैटर रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। आर्टिकल 17 आपका डील करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से, जो मैंने आपको बताया था छुआछूत, उससे आपका डील करता है। आर्टिकल नंबर 18 आपका डील करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट, जो मैंने आपको बताया मिलिट्री और अकेडमिक्स में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहीं पर भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम पूरा जो हमने पढ़ा उसको एक बार समर अप कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीजें कि क्या हमने पढ़ा। आपको मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आते हैं आपको समझाया, दैट इज पार्ट 3। कहाँ से लिया गया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ठीक है। कितने हैं वो भी मैंने आपको बताया। आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 12 to 35 में आते हैं, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना पूरे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। बाकी कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।